जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है स्टार्टिंग एनसीईआरटी से करता है. द एडवाइस इज सो कॉमन दैट यू कैन फाइंड इट लिटरली ऑन एवरी स्ट्रीट ऑफ दिस कंट्री. यूपीएससी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी यूपीएससी. ठीक है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. दैट मच इज अंडरस्टूड. व्हाट अबाउट इट? व्हाट अबाउट आफ्टर इट? नंबर 1, व्हाट आर द एनसीईआरटी दैट हैव टू बी रेड? आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट. मैं आपको बता दूंगा इन सिंपल लैंग्वेज. नंबर 2, जो एनसीईआरटीज एग्जैक्टली कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं उसमें. नंबर 3, उनको कंज्यूम कैसे करना है. फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, और आउटकम क्या होना चाहिए. जिस चीज़ को हम कहते हैं एनसीईआरटी हो जाना, उस हो जाने की डेफिनेशन है क्या. इस वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जैक्टली कौन सी एनसीईआरटीज करनी है, उनको कंज्यूम कैसे करना है, हर एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सो दिस विल बी योर अल्टीमेट एंड डेफिनेटिव गाइड टू नेविगेटिंग द एनसीईआरटीज. वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर बिगनर्स. अब एग्जैक्टली हाउ टू रीड देम. फर्स्ट पास एक स्पीड स्कैन होगा एनसीईआरटीज का. 10 से 12 दिन लगेंगे. आप सारी एनसीईआरटीज जो मैं बताऊंगा आपको, एक लिस्ट होगी और एक लिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी होगी जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो. एवरीथिंग आई से, ऑल द रिसोर्सेज यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन, इंक्लूडिंग द टॉपिक्स एंड द सब टॉपिक्स एंड एवरीथिंग दैट आई एम मेंशनिंग. पहले आप एक पूरा का पूरा स्कैन करोगे एनसीईआरटीज का, ऑल एनसीईआरटीज वंस. सेकेंड पास में हम एक एक एनसीईआरटी के अंदर जाएंगे. इसमें हम 20 से 25 दिन लगाएंगे कम से कम, और हर चैप्टर के कोशिश करेंगे 1 से 2 पेज के नोट्स बने. एक सिंपल सा रूल फॉलो करेंगे. रूल ये होगा कि एनसीईआरटी के जितने भी पेजेस हैं उस चैप्टर के, उसके 10 या 20% के नंबर ऑफ पेजेस में हो जाने चाहिए. सपोज करो 10 या 20 पेज का चैप्टर है, तो मेरे नोट्स 1 या 2 से पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. आई वॉन्ट टू रिड्यूस सरफेस एरिया एंड आई वॉन्ट टू कंडेंस. आई वॉन्ट टू टेक द ओनली थिंग्स दैट आर रेलिवेंट एंड आई वॉन्ट टू कीप इट देयर. वो नोट्स मेरे बाद में थोड़े से एक्सपैंड होंगे, एनरिच होंगे. वही नोट्स बाद में 1 साल के बाद मेरे प्रीलिम्स में काम आएंगे, और वही बार बार पढ़ूंगा मैं. मुझे बार बार वो एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. दैट इज वाई वी आर इन्वेस्टिंग टाइम इन दिस सेकंड पास. थर्ड पास, वी विल टेक द नोट्स वी हैव क्रिएटेड एंड वी विल देन एनरिच इट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल्सो पॉसिबली विद करंट अफेयर्स. दिस विल टेक लॉन्गर. It will take 40 to 45 days, but this is the overall way of consuming these NCERTs. Now, let me go to the subjects one by one. जो second pass है, जब आप subjects में जाओगे, I am not recommending that you read all the subjects one by one. एक हिस्ट्री की NCERT खत्म करके ज्योग्राफी पे जंप नहीं करना. We will complete subjects first. 6th to 12th जितनी भी NCERTs हैं relevant, which I will be listing and mentioning, have to be consumed once, subject wise. First pass is general. I want to scan all subjects once. Second pass onwards, I am going into each subject one at a time. I hope that is clear. Now I'll come to each subject and I'll tell you exactly what is the highest priority and which chapters have to be consumed and which NCERTs we have to consume. Highest priority, class 11 और 12th की NCERTs, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर. सेकेंड प्रायोरिटी, class 6th to 10th की NCERTs for each subject. You will use them for fast concept orientation and you will use them for quick recall. But you don't have to write notes here unless कोई बहुत अच्छा specific diagram है, because ज़्यादातर advanced books 9th, 10th, 11th, 12th में वो आपको मिलेंगे. What is your core NCERT booklets which is a must read in the order I am mentioning order wise. सब serious UPSC aspirants के लिए I had created the free mentorship program. Everything that the UPSC exam covers, syllabus से लेकर depth, बुक लिस्ट से लेकर रिवीजन, एवरीथिंग इज कवर्ड. फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट्स मेरे साथ 1-on-1 कनेक्ट होते हैं ऑन ईमेल. एवरी डे आई विल सेंड यू एन असाइनमेंट. यू विल हैव टू फिनिश द असाइनमेंट. यू विल हैव टू रिवर्ट बैक टू मी. आई विल रीड इट and I will reply and I will let you know that you are on the right track or not. UPSC के एग्जाम में प्रीलिम्स हो, मेंस हो, everything that you have to encounter, I broke it down into these assignments. The link for signing up is in the description. I welcome all serious UPSC aspirants and I expect that when you come into the program, you engage with it actively and you invest effort in it. Number 1, polity. Core for prelims and GS2. Book, class 11th, Indian Constitution at Work. In this book you will find chapter 1 is Constitution, Why and How. ये आपकी बेसिक फाउंडेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपको बाद में पता चलेगा क्या होता है, आपको एक ओवरव्यू दे देगा. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स के बारे में बताएगा. यूपीएससी फ्रीक्वेंटली आस्क्स क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकॉज मेनी ऑफ द लॉज एंड मेनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर डिराइव्ड इन दोज डिबेट्स. Those debates are interesting also, by the way, so you should pay some attention to it. Second chapter in that book is rights in the Indian Constitution. हर जगह relevant है और हमेशा रहेगा ही. फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है.
आर्टिकल 14, 19, 21 रिपीटेडली टेस्ट होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं है, इवन इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ये सबसे फंडामेंटल है, क्योंकि हमारी बेसिक डेमोक्रेटिक और लिबरल वैल्यूज़ को सपोर्ट और सेफगार्ड यही करते हैं। इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है डिटेल में। द थर्ड चैप्टर इज ऑल्सो क्रिटिकल, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डिलिमिटेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल दीज टॉपिक्स आर ऑल्सो वेरी हॉटली डिबेटेड। पिछले साल बहुत डिबेट हुई है, इस साल बहुत डिबेट हुई है इसके बारे में, बहुत लाइकलीहुड है कि इस पर सवाल आएगा ही आएगा। इलेक्शन कमीशन के बारे में, इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट होती कैसे हैं, what are the rules of the election commission, how are the rules formulated, how are the rules enforced, you should have a good idea, although this NCERT will not take you in those directions, but एक preliminary base जहाँ से आपको मिलेगी और ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए। फोर्थ चैप्टर एग्जीक्यूटिव, फिफ्थ चैप्टर लेजिस्लेचर, सिक्स्थ चैप्टर जुडिशरी। जब आप बाद में लक्ष्मीकांत और बाकी एडवांस बुक पे जाओगे ये सब चीज़ें आएंगी, these topics will come, but it is good to have a brief अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स इन सिंपल लैंग्वेज, जो कि ये एनसीईआरटी देती है। तो द स्टार्टिंग पॉइंट इस बुक पे 4-5 दिन लगाना इज़ बेनिफिशियल, और वो जो 1-2 पेज के मैंने नोट्स के बारे में बात कही थी, दोज विल ऑल्सो बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि यही कंटेंट आगे जाके बहुत स्प्रेड आउट हो जाएगा। इट विल बिकम वेरी डाइवर्स, बहुत चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी। इट इज़ ह्यूज, द एंटायर लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री विल इमर्ज फ्रॉम दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सो स्पेंड टाइम देयर। चैप्टर 7 फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस, हॉटली डिबेटेड टॉपिक, ऑलवेज इज देयर। इंडिया किस टाइप की फेडरलिज्म है, स्टेट्स के पास उतनी ऑटोनॉमी है या नहीं है, ये स्टेट्स और सेंटर के बीच में कांस्टेंट टसल चलती रहती है। चैप्टर 8 इज अबाउट लोकल गवर्नमेंट्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज, ये कंपल्सरी है। 73rd 74th अमेंडमेंट में दिस वॉज इंस्टीट्यूटेड, यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ दिस एंड वाई इट वॉज इंस्टीट्यूटेड। बाद में you will learn that the questions about these topics emerge more from what are the problems, why are they not as effective as they should have been, as they were envisaged, but those are for later. For now, get the basics right. Second book पे आते हैं, Geography book, class 11th, India, Physical Environment. इसमें we will go straight to chapter 2, Structure and Physiography, Maps. Geography is visual. Here you will find the maps of the Himalayas. You will find the peninsular plateau. These are critical, and you will find definitions here. You will find the description of various physical features that you should know by heart. जब मैं maps की बात कर रहा हूँ तो maps are not very detailed in the NCERT. The main peaks will be there, the main divisions will be there, but at least जो maps उसके अंदर हैं वो maps खुद हाथ से draw होके याद होने चाहिए, उसके features याद होने चाहिए। Where is K2? Where is Mount Everest? Where are the highest peaks of which range? Where are the ranges located? You should know that. You should know all the features which are mentioned in the map without exception. Chapter 3, Drainage, critical. Drainage is basically another word for the rivers that populate our country and that feed them. And that actually, because our country was and even now is primarily agrarian, the origins of these rivers and their tributaries is essential. बाद में आपको पता चलेगा कि जो रिवर्स आप पढ़ रहे थे उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स उसमें से निकलते हैं। देयर विल बी समथिंग एज द नेशनल वाटर हाईवेज दैट विल इमर्ज लेटर विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट फॉर नाउ यू शुड नो व्हाट आर द रिवर्स, व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज, कौन से स्टेट्स में से कौन सी जाती है, और ये भी एक याद करने वाली, रट्टा मारने वाली चीज़ है जो कर लेनी चाहिए, हमेशा काम आएगी। चैप्टर 4, मॉनसून एंड क्लाइमेट. Climate is critical. You will learn about the ENSO, you will learn about the El Nino, you will learn about why monsoons arrive where they arrive first, why they go, what are southwest monsoons, all these things you should know properly, critically. Even though it doesn't sound like it, there will always be questions around the monsoons. Like I said, India is agrarian, it was agrarian, continues to be dependent on agriculture. Monsoon is a critical feature which affects agriculture and everybody, including the prices of the vegetables that you eat today. You should know this chapter very well. Chapter 5, Natural Vegetation. This is about ecology more. Biosphere reserves कहाँ पर हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, IUCN साइट्स कौन सी हैं, ये सब इसमें होगा, ये सब याद होना चाहिए, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। Chapter 6, Soils. Again, closely related to agriculture. Why is black soil found in the Deccan Plateau and where are other areas where it is found? What type of crops grow where? You should know this in detail. The second book of geography of NCERT is also class 11, Fundamentals of Physical Geography. Chapter 7 to 11,
atmosphere, climate, jet streams, monsoon mechanisms. They have been asked multiple times in prelims and they will continue to be asked. Chapter 12 to 16, oceans, tides, currents. Prelims 2009 में in prelims 2019 Agulhas current was asked. Why are there warm currents, cold current? Which is a warm, cold current? How does it affect the growth of algae? How does it affect the growth of algae? You will learn all these. It's very interesting. The whole thing is connected. This stuff is your bread and butter. We come to history now. In history, class 12th, themes in Indian history. You will read this book selectively, but it is essential. The most important themes, इसको themes के हिसाब से divide कर दिया गया है. The most important themes are Harappa, kings, farmers, kinship, Buddhism. Prelims will ask questions. Prelims has asked questions multiple times about Buddhism, Jainism, stupas, you name it. Buddhism is always there in the question papers. The second most important cluster of themes is themes 6 to 8. Travelers, Bhakti, Sufi, the distinction between them. Vijayanagar, Hampi has been asked multiple times. Theme number 10, colonial agrarian policies. Rayotwari system, Mahalwari system, how did the British divide land for taxation and for administration? You should know properly. It's a little bit of a boring topic, I admit, but they never fail to ask questions and you should never fail to answer them. Theme 11, the revolt of 1857. Direct question आता है. It was the first proper war of independence that was fought in the country, remains significant to this day. Theme 13, Mahatma Gandhi and national movements. Don't need to tell you. Of course, we will do a lot more when we come to modern India and it will have to be done. But for an overview, this is the smallest and perhaps the most concise overview that you will get. Every other source after this will expand these topics so much that it will be hard to consume. इतना आसान नहीं है इन टॉपिक्स को कंज्यूम करना क्योंकि बहुत वास्ट हो जाएंगे. इनमें से एक एक इवेंट अपने आप में एक चैप्टर बनेगा. थीम नंबर 15, कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेमिंग, असेंबली डिबेट्स. इंटरेस्टिंगली हिस्ट्री जहाँ खत्म होती है वहाँ पॉलिटी स्टार्ट होती है. हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर होता है. दैट इज हाउ द सर्कल कंप्लीट्स इटसेल्फ. लोअर क्लासेस, क्लास 6 to 8 आर पास्ट्स. Just build broad timelines. You will not need to take notes from this. Class 9 to 10th, India and the contemporary world. Easy enough to read. 2 दिन में पढ़ के ख़त्म कर जा सकती है. Modern India, 1857 nationalism. I would not like to be selective here. Read the whole thing. It's बच्चों की किताब है और आप पढ़ सकते हो उसमें. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सब स्टूडेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो ये वीडियोस देखते हैं, मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहता था, व्हेनेवर आई मेक एनी वीडियो जो यूपीएससी से रिलेटेड होता है, जितने भी फ्री रिसोर्सेज पॉसिबल हैं, हम याद से उनको डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं ताकि सिर्फ वीडियो देखने पे बात ना खत्म हो. यू शुड गेट समथिंग टेंजिबल इन योर हैंड्स दैट यू कैन यूज. कई वीडियोस में आपको स्टडी रूटीन मिलेगी, कई वीडियोस में बुक लिस्ट मिलेगी, कई वीडियोस में चैप्टर लिस्ट मिलेगी. एवरी वीडियो विल हैव समथिंग यूजफुल एंड दैट will always be found in the description. Thank you, and I'll see you in the next one. We come to economy. It becomes interesting. Economics is the actual word. Here, nothing numerical will have to be consumed. Microeconomics के formulas मिलेंगे आपको books में, especially microeconomics की books में. नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है. Broad basics, macroeconomics is critical. But I will tell you about the books one by one. Class 9 to 10th, Understanding Economic Development. Chapter 1 is development, growth versus development. What is the difference? How do you measure growth? How do you measure development? What is HDI? What is GDP? What is the gross national? What is the GNP? What is the national income? ये basic concepts हैं. ये concepts हमेशा पता होने चाहिए और बहुत thoroughly पता होने चाहिए. Question basic भी आ सकते हैं, question advanced भी आ सकते हैं. How is the national income calculated? उसके 2-3 methods हैं. So far हमने बात करी है history, polity और geography की. Chapter 1 development, growth versus development. Chapter 2, sectors of the economy, primary, secondary, tertiary. Prelims 2020 question was asked. It was a disguised question about disguised unemployment, but it was asked and it could have been answered if you had read this simple book. Chapter 3, money and credit. What is collateral? What is SHGs? Chapter 4, globalization and Indian economy. FDI, WTO, treaties. Again, this will expand into international relations. It will expand into a lot of different interesting content and it will overlap heavily with current affairs, but the basics you should know. The next book, of course, is the main and most important book, Class 11, Indian Economic Development. Chapter 1 to 3 is about economy at independence. 1950 to 1990, you will read about the LPG reforms of 1991. Chapter 4 will be about poverty. Chapter 5, human capital. Chapter 6, employment.
all critical. Chapter 9, environment and sustainable development. Okay, and this brings me to the third book in economics, class 12th, introductory macroeconomics. I think this is the most important book out of all the three, without a doubt, but it is conceptual. It's a very thin book. You can read through it in no more than 3 or 4 hours, but to understand the concepts is a big deal, and if you understand them well enough and how they connect, you are done. You will be sorted. The content that you must understand deeply: national income and accounting, money and banking, the RBI, what is the role of the RBI, why does it do what it does, why does it fluctuate the repo rate, reverse repo rate, why does it fluctuate the CRR, how does it battle inflation by doing this, what is this money supply thing, what is this, how does it calibrate the supply of money, what is really inflation? Direct questions will be asked about this. What is the balance of payments? What is the current account deficit? These are the concepts that you will be introduced to. You must do them properly and thoroughly. Mention again, and I mention it again, highly conceptual, not to be ignored. Then we come to science and tech. Here, no one will ask you formulas. Class 12th की biology की book selectively पढ़नी है, जिसमें से chapter 13 organisms and population is worth reading, chapter 14 ecosystems is worth reading, chapter 15 biodiversity and conservation, and chapter 16 environmental issues is worth reading. Art and culture, high return, low effort, बहुत vast है और more or less never ending है, but करना तो है ही. तो उसमें क्या करना है? Class 11th के NCERT Introduction to Indian Art. Part 1 is about prehistoric rock art and Indus art, temple architecture, Nagara, Dravida, Vasara. UPSC loves asking questions about this. I had already mentioned Buddhism, Buddhist architecture and sculpture will be covered here. Do it properly, do it thoroughly. The other book you should do is the class 12th NCERT of Indian Art Part 2, which is selective. इसमें भी selective parts ही करने हैं हमको. The most important parts that I will nominate are schools of painting: Mughal, Rajput, Pahadi. Modern Indian art. It is often ignored, but इसके forms भी unique multiple choice questions बना देते हैं. इसको interest के साथ पढ़ना चाहिए. और जिस हद तक हो सके उस हद तक you should commit this to memory. And that brings me to the end of the details of how you will do the NCERT and how to do. तो मैंने आपको अभी तक NCERT की बुक लिस्ट बताई, कुछ क्रिटिकल चैप्टर्स बताए और उनको कंज्यूम कैसे करना है उसके 3 passes बताए for the benefit of revision and for clarity. I will repeat. The first pass you are doing when you are scanning all these books. 10 से 15 दिन लगेंगे आपको. Scan all the books. Do not wait for details. कुछ याद होता है तो भी ठीक है, कुछ नहीं याद होता तो भी ठीक है, कोई बात नहीं. We are just forming an overview and priming the mind for what is to come. हम नोट्स नहीं बना रहे हैं फर्स्ट पास में. सेकेंड पास में हम इन सब्जेक्ट्स के अंदर जा रहे हैं. मैंने सब्जेक्ट्स सीक्वेंशली आपको बताए थे. We will start with polity. Why we'll go into polity I had mentioned. What exactly is to be done in polity I have mentioned. रुक के समझ के नोट्स बना के तरीके से नोट्स को कंडेंस करके आगे बढ़ने वाला स्टेप है. जहाँ पर याद करने की ज़रूरत है वहाँ पर रुक के याद करेंगे. वी विल मूव फर्दर एंड वी विल कंडेंस. जितना भी वॉल्यूम है चैप्टर का उसका 1/10 या 1/20 तक हम कंडेंस करेंगे नोट्स के अंदर. हैंड रिटन होने चाहिए. दे शुड बी योर, दे शुड नॉट बी एनीबडी एल्सेस. थर्ड पास में हम उन नोट्स को एनरिच करेंगे. करंट अफेयर्स ऐड होंगे और बहुत सारा और कंटेंट इज नाउ गोइंग टू कम एट यू from other advanced books, Spectrum, Lakshmikant, this and that you will read and you will have to be prepared for it. The whole thing, first pass and second pass, is roughly 1 month or 6 weeks worth of commitment. This is your foundation. If this foundation is done properly, everything else will follow naturally and will follow relatively easily. Or after 6 months, you will have to come back and do this again. So it is better that you do it now rather than later. I hope this was helpful. Thank you.